चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे जो अगले दार्शनिक हैं उनका नाम है अरस्तु। अरस्तु का जन्म ये लिखा हुआ है, जन्म और मृत्यु चाहे तो याद कर ले। अरस्तु भी एक ग्रीक दार्शनिक, प्लेटो के शिष्य और राजनीतिक विज्ञान के पितामह। एक्चुअल में अरस्तु का जिक्र सब जगह आता है ना। अरस्तु बायोलॉजी के भी फादर हैं। यानी अरस्तु एक ऐसे विचारक थे जो हर चीज पे अपने विचार देते थे, है ना, कि आदमी चलता क्यों है, सांप रेंगता क्यों है, ऐसे ऐसे 4000 किताबें लिख दी। ठीक है, तो ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं इसको। तो अरस्तु के 4 कारकों का सिद्धांत ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये एमपीपीएससी पूछ भी चुका है। किसी चीज को जानने के 4 तरीके हैं। जैसे कि ये पेन है, तो पेन का एक आकार है जिससे हम पहचान पाते हैं कि ये पेन है, उसको कहते हैं आकार की कारक। उसके बाद पेन किससे बना है, यानी इसमें क्या मटेरियल यूज हुआ है, वो है पदार्थीय कारक। दूसरा, इसको किसने बनाया, ये 2 तरीके से बनती हैं, या तो मनुष्य के द्वारा बनती हैं या ईश्वर के द्वारा बनती हैं, या प्राकृतिक होती हैं, ईश्वर के द्वारा या प्राकृतिक होती हैं। तो किसने इसको बनाया, और वो होगा सार्थक कारक। और हर चीज का कोई ना कोई अंतिम लक्ष्य होता है। जैसे पेन का अंतिम लक्ष्य लिखना, तो अंतिम कारक। इस तरह से 4 कारक। वस्तु का आकार क्या है, वस्तु किससे बना है, वस्तु को किसने बनाया है, और वस्तु का अंतिम लक्ष्य क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेलोस, अरस्तु ने अंतिम कारक को ही टेलोस कहा है। तो पूछ दे अगर 2 नंबर में कि टेलोस किसे कहते हैं, तो आप बता दोगे वस्तु का अंतिम लक्ष्य ही टेलोस कहलाता है। और मनुष्य का अंतिम लक्ष्य क्या है, प्रश्न ये भी आ सकता है कि अरस्तु के अनुसार मनुष्य का अंतिम लक्ष्य क्या है। तो अरस्तु ने माना कि अंतिम लक्ष्य खुशी या आनंद प्राप्त करना। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, यहां पर खुशी भावनाओं से संबंधित नहीं है, बल्कि गतिविधियों से संबंधित है। यानी मनुष्य जो है वो बहुत सारी गतिविधियों को करेगा और अपने टेलोस को पाएगा। अब देखो, गतिविधियां अकेले नहीं होंगी, तो गतिविधियों की शुरुआत पहले परिवार से होता है। यानी 2 व्यक्ति आपस में मिले और परिवार बन गया, पहली गतिविधि हुई। दूसरी गतिविधि परिवार से मिलेगा और ग्राम बन जाएगा, और तीसरी गतिविधि ग्राम से मिलेगा और राज्य बन जाएगा। तो इस तरह से अरस्तु अपने राज्य को समझाते हैं। तो व्यक्ति जो है अकेले नहीं रह सकता, और अपने टेलोस को पाने के लिए, अपने अंतिम लक्ष्य को पाने के लिए, खुशी या आनंद पाने के लिए वो बहुत सारी गतिविधियों को करेगा, राज्य का निर्माण करेगा, राज्य के अंदर गतिविधियों को करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरस्तु का राज्य अगर पूछ दे तो आप बता दीजिएगा, एक प्राकृतिक राज्य है जिसकी उत्पत्ति अपने आप हो जाए, वही तो चीज प्राकृतिक कहलाती है। अरस्तु ने कहा कि जो राज्य है वो अब उत्पन्न हो जाता है, यानी व्यक्ति की जरूरत है राज्य, व्यक्ति बिना राज्य के रह ही नहीं सकता, वो गतिविधि करने के लिए राज्य का निर्माण करता है। तो अरस्तु का राज्य एक प्राकृतिक राज्य है जिसका निर्माण व्यक्ति के मिलने से, परिवार के मिलने से, ग्राम के मिलने से होता है। यानी व्यक्ति मिले, परिवार बना, परिवार मिला, ग्राम बना, और ग्राम मिला, राज्य बना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उस राज्य में नागरिक कौन है, तो अरस्तु कहते हैं कि नागरिक वो है जिसके पास मुक्त इच्छा शक्ति है। या मुक्त इच्छा शक्ति का मतलब होता है कि वो किसी पे आश्रित नहीं हो, वो अपने फैसले स्वयं से ले सके, वही नागरिक है। और उसमें शासन करने तथा शासित होने दोनों का गुण हो, यानी वो शासन करने में भी सक्षम हो और शासित भी हो सके। आगे बढ़ते हैं। कौन नागरिक नहीं है, अरस्तु कहते हैं कि बच्चे नागरिक नहीं है क्योंकि उनके पास मुक्त इच्छा शक्ति नहीं है। महिलाएं भी नागरिक नहीं है। यहाँ पर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म होता है अरस्तु का, इन्होंने महिलाओं को नागरिक ही नहीं माना। उन्होंने कहा कि महिलाएं पुरुषों पर आश्रित होती हैं, और जिसके पास मुक्त इच्छा शक्ति न हो, जो किसी पर आश्रित हो, वो नागरिक नहीं हो सकता। तो महिलाएं नागरिक नहीं है। इसके साथ साथ गुलाम भी नागरिक नहीं है। यहाँ पर अरस्तु गुलामी प्रथा का समर्थन करते हैं, कहते हैं गुलाम होने चाहिए, गुलाम होंगे तो नागरिक अपना काम करेंगे, लेकिन गुलाम नागरिक नहीं होंगे क्योंकि वो मालिक पे आश्रित हैं। तो जो किसी व्यक्ति पर आश्रित होगा वो नागरिक नहीं कहलाएगा। तो नागरिक कौन नहीं है, बच्चे नहीं है, महिलाएं नहीं है, गुलाम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सद्गुण, ये भी सद्गुणों की व्याख्या करेंगे। सुकरात ने कहा कि ज्ञान ही सद्गुण है। प्लेटो कहेंगे कि विवेक, संयम, साहस, न्याय सद्गुण है। अरस्तु कहेंगे कि चलो ठीक है, ये 4 सद्गुण हैं, लेकिन इनमें सुनहरे माध्य का सिद्धांत होना चाहिए।
सुनहरा माध्य क्या है? जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं साहस का। साहस अगर ज्यादा हो जाए तो गड़बड़, साहस कम हो जाए तो गड़बड़। साहस ज्यादा हो जाए और बिना मकसद के आप शेर के सामने कूद जाओ तो वो सद्गुण नहीं होगा, और कायरता आ जाए तब भी सद्गुण नहीं है। तो उसके बीच में जो होगा वही सद्गुण होगा, तो उसको कहते हैं सुनहरे माध्य का सिद्धांत। हो सकता है 2 नंबर में अलग से सुनहरे माध्य का सिद्धांत पूछ लिया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य के प्रकार, राज्य 6 प्रकार के अरस्तु ने राज्य के 6 प्रकार बताए। उस समय के बीएन रॉय थे, अपने ग्रीक में बीएन रॉय थे, सभी जगहों के संविधान को कलेक्ट किया और उसकी एनालिसिस की और बताया कि 6 प्रकार के राज्य होते हैं। एक का शासन, कुछ का शासन और बहुत का शासन। इनके 2 रूप हैं, एक सामान्य रूप है और एक बिगड़ा हुआ रूप है। अगर हम देखें एक के शासन की बात, तो एक शासक है, राजा है, तो राजतंत्र है सामान्य रूप में, लेकिन वो बिगड़ेगा, और बिगड़ेगा तो निरंकुश बन जाएगा। निरंकुश का मतलब कि मेरा वचन ही है शासन, मैं जो चाहे वो करूंगा, है ना, तो निरंकुश हो जाता है। तो राजतंत्र बिगड़ता है तो निरंकुश हो जाता है। कुछ का शासन यानी कुछ लोगों का ही शासन है, कुछ जो है कुलीन लोग हैं उनका शासन है, और वो कुलीन तंत्र कहलाता है जब कुछ का शासन है सामान्य रूप में। लेकिन जो कुलीन लोग हैं, कुछ ही लोग शासन कर रहे हैं व्यवस्था में, तो अपने फायदे के लिए काम करने लगेंगे, अपने समूह के फायदे के लिए काम करने लगेंगे और गुट तंत्र बन जाएगा। तो अरस्तु ने कहा कि ये भी बेकार है, राजतंत्र बेकार है, निरंकुश तंत्र बेकार है, कुलीन तंत्र बेकार है और गुट तंत्र भी बेकार है। फिर अरस्तु ने कहा कि एक बहुत का शासन होता है। बहुत का शासन वही याद करिए जिसमें नागरिक आते हैं जो शासन कर सके और शासित हो सके। कुछ कुछ आज की लोकतंत्र तांत्रिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं, लेकिन वो लोकतंत्र को बिगड़ा हुआ रूप मानेंगे। क्यों मानेंगे? कहेंगे कि अगर लोकतंत्र आ जाएगा तो सबको समान देना पड़ेगा, समान अधिकार देना पड़ेगा। समान अधिकार देना पड़ेगा तो महिलाओं को समान अधिकार देना पड़ेगा, समान अधिकार देना पड़ेगा तो गुलामों को समान अधिकार देना पड़ेगा। तो अरस्तु कहते हैं कि नहीं, पॉलिटी सबसे सही चीज है, लेकिन वो बिगड़कर लोकतंत्र न बनने पाए। तो इस तरह से अरस्तु ने क्या कहा कि राजतंत्र का स्वरूप अच्छा नहीं है, निरंकुश तंत्र का स्वरूप अच्छा नहीं है, कुलीन तंत्र का स्वरूप अच्छा नहीं है, गुट तंत्र का नहीं है, तो पॉलिटी का अच्छा स्वरूप है जिसमें नागरिक वो है जो शासन कर सके और शासित हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। और लास्ट में अगर पूछ दे कि अरस्तु की पुस्तक, 2 बहुत ही फेमस पुस्तक है, वैसे तो 4000 किताबें लिख दिया, सांप रेंगता क्यों है, आदमी चलता क्यों है, ऐसा, लेकिन 2 पुस्तक आपको याद रखना है। एक पॉलिटी याद रखनी है और एक निकोमेनियन एथिक्स। निकोमेनियन एथिक्स को माना जाता है कि एथिक्स की पहली बुक है। हालांकि इसको कंपाइल इनके बेटे ने किया था, लेकिन जो स्पीच है, जो भाषण है, वो इनके द्वारा दिया गया था। चलिए, तो ये हमारे ग्रीक दार्शनिक समाप्त होते हैं।